नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग मध्य प्रदेश का संपूर्ण सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुकी है और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है कि उसमें राज्य से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उनके प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। अभी तक तो ऐसा ही रहा है, आगे भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हें हमें आधार बनाना चाहिए। तो इसलिए आपको एमपीजी के बढ़िया से देख कर जाना चाहिए और यही उद्देश्य हमारा भी है कि आप यहाँ बेहतर प्रदर्शन कर पाएं और इस वीडियो के माध्यम से या जो पूरी वीडियो सीरीज आप देखेंगे ये वाली, इसके माध्यम से आप अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर पाने में सक्षम हो पाएं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी माध्यम वाली श्रृंखला है, बिल्कुल ऐसी ही इंग्लिश वाली भी आएगी, तो उसके लिए आप कतई परेशान न होइएगा। देखिए, अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो इसको आप रुक कर देख सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिए हैं, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। फोन करेंगे तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप इसके संबंध में चाहते हैं वो प्राप्त हो जाएगी। और जो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, कम से कम उससे जुड़ जाइए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लाभ ही लाभ है और जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, असली बात यहाँ से स्टार्ट होती है और इसमें लिखा हुआ है कि एक सिंहावलोकन। अच्छा, ये बताइए सिंहावलोकन क्या होता है? आपने बहुत तरह के अवलोकन देखे होंगे। अवलोकन का मतलब क्या होता है? देखना। ये शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ देखना से ही होता है। तो आप किसी चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं। अब अवलोकन करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है पूर्वावलोकन और उसी प्रकार से एक विहंगावलोकन होता है और ये आप देख रहे हैं सिंहावलोकन। तो एक सिंह के समान अवलोकन। सिंह का मतलब होता है शेर, यानी जंगल का राजा, और जब वो जंगल में निकलता है, टहलने निकलता है, तो वो पीछे देखते हुए भी चलता है। ऐसा नहीं कि वो सामने ही सिर्फ देख रहा है, पीछे की तरफ वो देखता है। इसका मतलब यह है कि वो पीछे से आने वाले खतरों या पीछे जो चीज़ें हैं उनसे सतर्क रहता है या उनके बारे में जानता है और सामने की चीज़ों को भी देखता है। ठीक यही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य जो है वो कोई आज का तो बना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि रात में बन गया और सुबह हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये पहले का है, काफ़ी पुराना है। तो ऐसी स्थिति में इतनी पुरानी चीज़ का जब हम इतिहास नहीं देखेंगे, पीछे की चीज़ों को नहीं जानेंगे, पीछे का क्या ढांचा था वो नहीं जानेंगे, तो आगे की जो संरचना है उसे हम नहीं समझ सकते। और इसीलिए आवश्यक है सिंहावलोकन करना, अर्थात पीछे को भी देखें और आगे भी चले। ये दोनों काम हमें करने। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। राज्य की स्थापना की 25वीं सालगिरह के अवसर पर दिनांक 1 नवंबर सन 1981, यहाँ डेट ध्यान दीजिएगा, कई सारे राजकीय प्रतीकों की घोषणा होती है। राजकीय प्रतीक का मतलब उसमें पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, वृक्ष भी आता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर घोषित होती हैं और ये क्रम बाद तक चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि जितने राजकीय प्रतीक हैं वो सब एक झटके में एक ही साथ उड़ेल दिए गए। ये क्रमबद्ध तरीके से घोषित होते हैं। देश में भी ऐसे ही होता है, राज्यों में भी होता है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं ये तालिकाबद्ध की गई हैं, यानी सारणी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं। तो इसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो राज्य दिवस है और राज्य दिवस जिसे कि मध्य पर्व भी कहा जाता है, ये 1 नवंबर को मनाया जाता है स्थापना दिवस के तौर पे। उसके बाद राजभाषा, ये मध्य प्रदेश की हिंदी है। जो भारत की राष्ट्रभाषा है वही हमारी या मध्य प्रदेश की राज्य भाषा है। उसके बाद राज्य गान अगर देखा जाए तो मेरा मध्य प्रदेश, ये 26 जुलाई 2011 को शासन के द्वारा घोषित हुआ था। मतलब इसकी घोषणा कैसे होती है? ये 26 जुलाई सन 2011 को घोषित होता है और इसके रचयिता का नाम हमेशा याद रखिएगा, ये श्री महेश श्रीवास्तव जी हैं। यहाँ पर रचनाकार का नाम भी पूछा जा सकता है। राज्य पुष्प कौन सा है? तो ये वाटर लिली है, यानी जिसे कि आप कुमुदनी कहते हैं। ये सफ़ेद रंग की होती है। कमल का पुष्प जो है वो दिन के समय खिलता है और यह रात्रि काल में खिलती है। चंद्रमा के प्रकाश की से आवश्यकता होती है और जब दिन का समय आता है तो ये अपना मुंह बंद कर लेती है। ठीक है, इसका जो यहाँ पे वानस्पतिक नाम है वो दिया हुआ है। वानस्पतिक नाम भी जानते रहिए। ये लिलियम कैडमियम, यहाँ पे लिलियम कैडियम इसका नाम है। और उसके बाद राज्य नृत्य को देखिए। यहाँ पर राज्य नृत्य के बारे में इंफॉर्मेशन है, वैसे ही आप नीचे और जानकारियों को भी देख रहे हैं। फिलहाल ये रई है या राई से कहा जाता है और इसका मुख्य क्षेत्र जो है ये बुंदेलखंड वाला है। श्रृंगार और वीर रस दोनों का इसमें समावेश होता है। रस जो है वो 9 प्रकार के होते हैं, ये आप जानते ही हैं। हिंदी भाषा में आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, छोटी का मतलब हाई स्कूल लेवल पर। और उसमें रसों के बारे में जब आप जानते हैं तो वीर रस और श्रृंगार रस ये काफ़ी प्रमुख रस माने जाते हैं। वीर रस जो होता है उसका स्थायी भाव उत्साह होता है और श्रृंगार में आकर्षण होता है, इसलिए उसका जो स्थायी भाव है वो रति होता है। तो इस नृत्य में दोनों ही चीज़ें दिखाई देती हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी नृत्य में या किसी भी नाटिका में जब दोनों रस समावेशित हो जाते हैं, अर्थात श्रृंगार और वीर, तो वो काफ़ी ज़्यादा रोचक बन जाता है। इसके बाद राज्य पक्षी की अगर हम बात करें तो ये दूधराज है। अब ये क्या कोई दूध वाला है? नहीं, ये बुलबुल की एक प्रजाति है, जिसे कि आप नाइटिंगेल कहते हैं। तो उस बुलबुल की एक प्रजाति है और इसकी पूंछ काफ़ी लंबी होती है। इसका चित्र आप सर्च करेंगे तो नेट पे मिल जाएगा। जो इसमें नर होता है, नर और मादा दोनों होते हैं, तो नर जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और उसकी पूंछ कुछ ज़्यादा ही आकर्षक और लंबी होती है। और जो मादा होती है वो ऑरेंज कलर की यानी नारंगी रंग की होती है, केसरिया आप कह सकते हैं। और भी शेड उसमें होते हैं। फिलहाल उसका पूरा शरीर अधिकतर केसरिया होता है और पूंछ उसकी छोटी होती है।
पक्षियों में अक्सर ऐसा देखा जाता है और जीव जंतुओं में भी दिखाई देता है कि जो महिलाएं होती हैं यानी जो उनकी फीमेल्स होती हैं वो कम सुंदर होती हैं और जो नर होते हैं वो ज़्यादा सुंदर होते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया हर स्थान पर तो नहीं होती, लेकिन यहाँ देखने के लिए मिलती है। तो जो दूधराज का नाम यहाँ दिया गया है वो नर बुलबुल को ही दिया गया है क्योंकि वो सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन इसका जो मादा अंग है उसको भी जानते रहिए, वो ऑरेंज कलर की होती है। ये आपने देखा। और इसे शाह बुलबुल भी कहा जाता है। शाही इसके ऊपर पूरी कलगी होती है, तो बुलबुल के सिर पर कलगी होती है, आप जानते ही हैं। फल वगैरह ये खाते हैं और काफ़ी मीठी आवाज़ होती है। और इसका जो नाम है ये टर्फिस फोन है। नर का रंग सफ़ेद होता है, जो मादा होती है वो नारंगी रंग की होती है। मालवा वाले क्षेत्र में ये सर्वाधिक मिलते हैं। और जैसा कि इस समय जो जलवायु परिवर्तन का पूरा दुष्प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है और मनुष्य की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो गई हैं, तो इससे सभी पक्षियों की प्रजातियां खतरे में आ गई हैं। तो इसके ऊपर भी संकट है, ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा स्वच्छंद है। इसके बाद राज्य खेल की अगर बात की जाए, और बहुत से इलाकों में तो ये स्थिति है कि राज्य पक्षी भले ही हो, लेकिन इसके पैरों में रस्सी बांधकर तमाशा दिखाने के लिए इसको विवश किया जाता है। आप समझ लीजिए कि कैसी स्थिति होती होगी। राज्य खेल की अगर बात की जाए तो ये मलखंभ है, बीच में एक लंबा खंभा होता है और जो मल्ल योद्धा होते हैं वो इस खंभे के सहारे करतब दिखाते हैं। एक साथ पूरा योद्धाओं का ग्रुप होता है, जैसे पिरामिड बनाने वाली प्रतियोगिता होती है ना, या मटकी फोड़ो प्रतियोगिता होती है, ठीक वैसे ही मलखंभ वाला होता है। और ये काफ़ी प्राचीन खेल है, ऐसा नहीं कि कोई नवीनतम है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय खेल माना जाता है। और इसकी घोषणा कब हुई थी उसे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ घोषणा की तारीख दी है 9 अप्रैल 2013। इसका मतलब ये है कि सब एक साथ घोषित नहीं हुआ है, ये क्रमबद्ध तरीके से हुआ है और अभी भी हो सकता है, कुछ भी नई घोषणा हो सकती है। तो 9 अप्रैल 2013 को ये घोषित हुआ है। प्राचीन भारतीय परंपरा का ये अंग रहा है, चूंकि कुश्ती भारत की ही देन है। जो मल्ल युद्ध होता है ना, या द्वंद्व जिसे आप कह सकते हैं, हालांकि द्वंद्व और कुश्ती में बहुत जमीन और आसमान का अंतर होता है। आज के ज़माने में द्वंद्व संभव नहीं है, तो ये भारतवर्ष की ही देन है और पूरी दुनिया आजकल इसे अच्छे बहुत एकदम नमक मसाला लगाकर देखती है। इसके अलग अलग रूप विकसित हो चुके हैं। तो भारत का ये प्राचीन परंपरा का खेल है और मलखंभ में एक खंभा गड़ा रहता है जिसके सहारे मल्ल योद्धा करतब दिखाते हैं, ये आपने देखा। और लकड़ी का एक स्तंभ होता है। इसके बाद राज्य नाट्य क्या है? देखिए, नृत्य तो अलग चीज़ है, लेकिन नाटिका दूसरी होती है। नाटक जो होता है ना, उसमें नाच गाना भी होता है, साथ में नौटंकी यानी कहानी भी चलती रहती है। तो ये माच है, जिसे कि माचा भी कुछ स्थानों पर कहा जाता है, और इसमें पौराणिक कथाओं को आधार बनाया जाता है। खासतौर पे जो राज्य स्तरीय पौराणिक कथाएं हैं या किसी वीर योद्धा की कहानी है तो उसको इसमें शामिल किया जाता है। राज्य मछली कौन सी है? तो ये महासीर है, जिसे टोर प्यूटीटोरा कहा जाता है। और 26 सितंबर 2011 को इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ था, मतलब इसे अडॉप्ट किया गया था। और उपलब्धता इसकी अगर देखी जाए तो नर्मदा नदी में है। नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है, आप जानते ही। राज्य पशु को आप देख लीजिए तो ये बारहसिंघा है, इसे रुस्वर्स दुआओ सेली कहा जाता है। और इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान वाला एरिया है वहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद अगले जो डाटा है उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगला जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें आप राज्य वृक्ष को देख रहे हैं, तो ये बरगद है। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम आप कह सकते हैं वो फाइकस बेंगोलिसिस है, इसे आप देख पा रहे हैं। और ये एक तरह से अमर वृक्ष माना जाता है। जैसे मैंग्रोव के वन अजर अमर होते हैं ना, वो मरने का नाम ही नहीं लेते, मतलब एक जो वृक्ष है उसकी आयु पूरी होगी तो उसके स्थान पर 2 खड़े हो जाएंगे। वैसे ही बरगद भी होता है। अगर इसकी संरचना को मनुष्य छेड़े छाड़े नहीं या क्षति न पहुंचाए तो इसकी जो जटाएं होती हैं, इसके पत्तियों के बीच से जो शाखाएं होती हैं वहां से इसे बेलनुमा संरचना नीचे की ओर बढ़ती है और जब वो जमीन को स्पर्श कर लेती है तो वहां से नया पौधा निकल आता है। उसके अलावा इसमें फल लगता है जिसे कि गोदा कहा जाता है, इसे पक्षी बड़े मन से खाते हैं, तो उसके बीज से भी पैदा होता है। और इसके अंदर संघर्ष करने की प्रवृत्ति होती है, काफ़ी ज़्यादा जीवट होता है। बरगद, पीपल, पाकड़, इन्हें एक साथ अगर मिलाकर लगा दिया जाए तो हरिशंकरी कहा जाता है। तो ये देशी वृक्ष है, मतलब भारत की विरासत है। तो यहाँ पर ये राजकीय वृक्ष है और ये अमर्त्य वृक्ष है। अमर्त्य का मतलब जैसा कि आपने सुना कि ये कभी मरता नहीं है और हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है बरगद का वृक्ष। इसके बाद जिस प्रकार से ये काफ़ी विशाल होता है, पूरे एक बड़े क्षेत्र को ढक लेने में सक्षम होता है, वैसे ही हमारी भारतीय संस्कृति भी है, सभी को अपने अंदर समेटने में सक्षम है। राज्य की फसल क्या है? तो वैसे तो बहुत सारी फसलें मध्य प्रदेश राज्य में अलग अलग स्थानों पर जलवायु के हिसाब से पैदा होती हैं, लेकिन इसे सोया स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ सोयाबीन की पैदावार सर्वाधिक होती है। तो सोयाबीन यहाँ की राजकीय फसल है और इसे ग्लाइसिन मैक्स कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। इसके बाद अगले इसमें विकल्प को देखिएगा तो राज्य फल का नाम दिया है। तो राज्य फल कौन सा है? ये आम है, इसे मैगीफेरा इंडिका कहा जाता है, इसका वानस्पतिक नाम आपने देखा। राज्य चिन्ह की अगर बात की जाए तो इसमें एक गोल आकृति है जिसके चारों ओर 24 स्तूपों की आकृति है और फिर वृत्त एक बना हुआ है जिसके अंदर मध्य प्रदेश शासन ये लिखा हुआ है और सत्यमेव जयते जो ध्येय वाक्य है वो अंकित है। इसके साथ साथ कुछ फसलों का भी यहाँ जिक्र किया गया है, तो उन फसलों को ध्यान दीजिएगा। गेहूं और धान की बालियां बनी हैं और ये राज्य की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। सोयाबीन को तो आपने देखा, तो वो एक मुख्य प्रमुख फसल के तौर पे आप देख सकते हैं, लेकिन जो खाद्यान्न फसलें हैं वो अलग होती हैं। तो उसमें गेहूं और धान है
और ये उनका प्रतीक है। उसके अलावा केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ का जो सिंह शीर्ष है, जो कि हमारे भारत सरकार का भी प्रतीक चिन्ह है, वो अंकित है। और साथ ही साथ राजकीय वृक्ष बरगद जो है ये भी उत्कीर्ण है। तो इस प्रकार का राजकीय चिन्ह है जिसे कि आप यहाँ पर सुन पा रहे हैं। उसके बाद राज्य के उपनाम। मध्य प्रदेश राज्य को अन्य भी कई सारे उपनामों से जाना जाता है। कुछ इसके पुराने नाम हैं जो कि आज़ादी के समय या आज़ादी से पहले वाले हैं, कुछ इसके विभाजन से पूर्व के हैं, और कुछ इसके नामकरण जो किए गए हैं वो यहाँ की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, भारत का दिल कहा जाता है। वैसे तो भारत का दिल लोग दिल्ली को मानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश एकदम बीच में है और मध्य में स्थित होने के कारण ये एकदम हृदय के समान मालूम होता है। और इसे सेंट्रल इंडिया भी कहा जाता है, मध्य भारत। इसके अलावा लघु भारत भी कहा जाता है। इसके अंदर जो दक्षिणी परंपराएं हैं और जो उत्तर भारत की परंपराएं हैं वहाँ दोनों का संक्रमण हो जाता है। मध्य प्रदेश का मतलब समझ रहे हैं, ये बीच का हिस्सा हो गया ना। तो भारत का जो ऊपर का उत्तरी शीर्ष है और नीचे का जो पैर वाला हिस्सा है जो कि दक्कन है, इन दोनों को मिलाने वाली ये कड़ी है। और ऐसा जब समावेश इसके अंदर है, संक्रमण है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये लघु भारत है। इसके अंदर पूरे भारत की झलकी आपको दिखाई दे सकती है। इसके साथ साथ आप आगे देख लीजिए, इसमें कुछ और चीज़ें कही गई हैं। देखिए, इसका नाम सोया स्टेट है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसके अलावा नदियों का मायका भी इसको कहा जाता है। छोटी बड़ी बहुत सारी नदियों का उद्गम यहाँ से होता है, तो नदियों का मायका ये राज्य कहलाता है। ये सब इसके उपनाम है। डायमंड स्टेट भी इसको कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। इसके बाद राज्य के पड़ोसियों को देख लीजिए। राज्य के पड़ोसी का मतलब कि जो अन्य राज्यों के साथ ये अपनी सीमाएं साझा करता है, वो सब हम यहाँ देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ ये सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। जिन राज्यों से ये जुड़ा हुआ है उसमें सबसे बड़ी जो बाउंड्री ये शेयर करता है वो यूपी के साथ करता है। राजस्थान, फिर गुजरात के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, और महाराष्ट्र के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है, और छत्तीसगढ़ के साथ करता है। मतलब यहाँ जो राज्य जिनके साथ ही अपनी सीमा साझा करता है उसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के साथ ये सबसे लंबी सीमा साझा करता है और गुजरात राज्य जो है उसके साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। इतना आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ों को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पड़ोसी राज्यों के बारे में थोड़ा विस्तार से दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है, अर्थात इसकी कोई भी सीमा जो है वो समुद्र की ओर से नहीं लगती है। जैसे भू आवेष्टित देश होते हैं, लैंड लॉक कंट्रीज़ के बारे में आप पढ़ते हैं, वैसे ही राज्य भी होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश के जो 14 जिले हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा संख्या 14 जिले हैं, उनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। जिसमें आप जिलों के नाम ध्यान दीजिए, ये मुरैना है, भिंड है, दतिया है, इसके अलावा शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर कहा जाता है। उसके अलावा पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये जो 14 जिले हैं इनकी सीमा यूपी के साथ लगती है, जो कि सबसे लंबी सीमा है। और मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा, यहाँ संख्या ध्यान दीजिएगा, वो राजस्थान के साथ लगती है। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ये जो है इनकी सीमाएं राजस्थान के साथ लगती हैं। 9 जिले जो हैं वो महाराष्ट्र को छूते हैं, महाराष्ट्र के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये आपने देखा। तो मध्य प्रदेश राज्य के कौन कौन से जिले ये महाराष्ट्र को टच करते हैं ये आपको देखना है। तो इसमें अलीराजपुर है, बड़वानी है, खरगोन है, इसके अलावा खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, ये जो जिले हैं ये महाराष्ट्र के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य, जो कि पहले मध्य प्रदेश का ही अंग था, बाद में इससे अलग हो गया, तो इससे 6 जिले जो है वो लगे हुए हैं। इसमें सीधी है, कहीं कहीं आपको सिद्धि लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है वो सीधी है। सिंगरौली है, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट, इस प्रकार के जो एरिया हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। मतलब ये जिलों के नाम। तो कुल मिलाकर 6 जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ को छूते हैं, 9 जिले महाराष्ट्र को छूते हैं, 10 जिलों की सीमा जो है वो राजस्थान से लगी हुई है, और 14 जिले जो कि सर्वाधिक हैं वो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। इतना आपने इनके जिलों के बारे में देखा। इसके बाद अब देखिए गुजरात राज्य के साथ कितने लगे। गुजरात के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है, तो 2 ही जिले यहाँ पर टच करते हैं, एक तो झाबुआ है, दूसरा अलीराजपुर है। राज्यों के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाले जो मध्य प्रदेश के जिले हैं उनको भी देख लेते हैं। तो ये जानकारी यहाँ निचले यानी अगले पेज में है। अलीराजपुर, यहाँ आप देख रहे हैं, ये गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर करता है। नीमच जो है ये राजस्थान के साथ शेयर करता है। निवाड़ी जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करता है। अनूपपुर जिला जो है ये छत्तीसगढ़ के साथ, और बैतूल जो है ये महाराष्ट्र के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है, मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा है, और इसका जो सबसे नज़दीकी बंदरगाह है, पत्तन भी पूछा जा सकता है, हालांकि ऐसे बहुत छोटे स्तर के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी जानकारी कहीं से भी मिले लेनी चाहिए। तो इसका जो नज़दीकी पत्तन है वो मुंबई है। अब यहाँ पर यूनेस्को की जो विश्व धरोहरें हैं उसमें से कुछ के नाम दिए हैं, जिसमें कि आप खजुराहो को देख रहे हैं, 1986 में ये डिक्लेयर हुआ था। सांची को आप देख रहे हैं 1989, भीमबेटका 2003, और मांडू ये प्रस्तावित है, इसे आपने देखा। उसके बाद मध्य प्रदेश के 18 जिले जो है वो अंतर्वर्ती हैं। अंतर्वर्ती का मतलब यह है कि इनकी सीमाएं किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती। दूसरे जिलों को तो स्पर्श करेंगी ही, लेकिन किसी दूसरे राज्य के स्थलखंड को ये स्पर्श नहीं करते हैं। तो ये जो अंदर वाले जिले हैं ये कौन से हैं, इनकी संख्या 18 है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। तादाद इनकी कितनी है, 18 है।
इसमें ग्वालियर है, जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य को नहीं स्पर्श करती है। तो ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, जबलपुर, मंडला और उमरिया, ये जो 18 जिले हैं ये अपनी सीमा को किसी भी राज्य के साथ साझा नहीं करते। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, इसमें राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण में दी हुई है और जो राज्य की चौड़ाई है वो पूर्व से पश्चिम में दी है। हालांकि हम लोग देखते हैं कि लंबाई की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, चौड़ाई हमेशा छोटी होती है। तो यहाँ आप लंबाई चौड़ाई को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब जो ज़्यादा दिया है वो लंबाई बना लीजिए, जो कम दिया है उसे चौड़ाई बना लीजिए, लेकिन पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दिशा में ये कितनी लेंथ रखता है वो आपको पता होना चाहिए। तो राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण दिशा में अगर देखी जाए तो ये 605 किलोमीटर है और राज्य की चौड़ाई अगर पूर्व से पश्चिम दिशा में देखी जाए तो ये 870 किलोमीटर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। उपनाम आपने पीछे भी देखे हैं, यहाँ फिर से रिपीट कर दिया है। वही हृदय प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, लघु भारत, डायमंड स्टेट, इसके अलावा सोया स्टेट, सोयाबीन की ज़्यादा पैदावार होती है, हीरे का यहाँ से उत्पादन होता है एकमात्र, इसलिए इसको डायमंड स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट, क्योंकि पूरे भारत के सर्वाधिक जो बाघ हैं वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। नदियों का मायका, क्योंकि यहाँ पे नदियों का उद्गम अधिकतर जो छोटी बड़ी नदियाँ हैं, पठारी नदियाँ, उनका उद्गम होता है। ये सब चीज़ें, मतलब ये जो उपनाम है ये मध्य प्रदेश राज्य के हैं। अब इसकी विशिष्ट राजधानियों को देख लीजिए। वैसे तो जो मूल राजधानी है वो आप जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक जो कैपिटल्स हैं उनके नाम आप देख रहे हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ग्रीष्मकालीन राजधानी ये पंचमढ़ी है। व्यावसायिक राजधानी जो मध्य प्रदेश राज्य की है वो इंदौर है। खेल की राजधानी अगर देखी जाए तो वो इंदौर है। कोयला कैपिटल जो है वो सिंगरौली है। संस्कार और सभ्यता की राजधानी ये जबलपुर को कहा जाता है। ऊर्जा नगरी या ऊर्जा राजधानी ये बेंढन जो सिंगरौली वाला क्षेत्र है उसको कहा जाता है। मैग्नीज राजधानी ये बालाघाट है और संगीत की जो कैपिटल है वो मैहर है। शारदा देवी का यहाँ प्रतिष्ठित मंदिर है, काफ़ी जागता मूर्ति है। आशा है आपने दर्शन किए होंगे। तो ये जो विशिष्ट राजधानियां हैं उन्हें आपने देखा, और जो मूल राजधानी है वो भोपाल है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्षेत्रफल और आकार दे रखा है। तो अविभाज्य मध्य प्रदेश का पूरा आकार दे रखा है और साथ ही साथ जो वर्तमान में हम एमपी को देखते हैं उसकी स्थिति दी हुई है। इन दोनों चीज़ों को देखना है। यहाँ देखिए अविभाज्य मध्य प्रदेश और इसका जो क्षेत्रफल है उसे आप देख लीजिए, ये 4,43,444 है और लंबाई की अगर बात की जाए तो ये 1127 है, जबकि चौड़ाई 996, मतलब ये थी बीती हुई बात है। और अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भी देख लीजिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 17 अंश 46 मिनट से लेकर 20 अंश 30 मिनट जो नॉर्दर्न यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार है उसके बारे में आपने देखा, और 74 अंश 59 मिनट से लेकर 82 अंश 66 मिनट ये जो पूर्वी देशांतर है उसकी अवस्थिति दिखाई गई है। यहाँ पे आप अक्षांश और देशांतर दोनों को देख पा रहे हैं। अच्छा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये किस प्रकार की लाइनें होती हैं? तो आप जानते हैं कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। मनुष्य ही इनकी रचना करता है सही लोकेशन का पता लगाने के लिए, मतलब किसी भी स्थान को सही तरीके से इंडिकेट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और वर्तमान मध्य प्रदेश को अगर देखा जाए, जो कि ज़्यादा उपयोगी है, ये ऊपर वाली सूचना इसलिए दी है ताकि आप पीछे की स्थिति से थोड़ा सा वाकिफ रहिए। प्रश्न वहाँ से बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, ज़्यादातर जो संभावना है वो नीचे से बनती है। तो इसका जो वर्तमान क्षेत्रफल है ये 9.38% है पूरे भारत का, मतलब भारत के क्षेत्रफल का, और 3,82,000 माफ कीजिएगा 3,08,252 ये पूरा जो क्षेत्रफल है यानी आकार है उसे आप देख रहे हैं। लंबाई चौड़ाई आपने पीछे भी देखी है, यहाँ भी दी हुई है, मतलब 605 और 870। जो अक्षांशीय विस्तार है उसे आप देख रहे हैं, ये 21 अंश 6 मिनट से लेकर 26 अंश 30 मिनट नॉर्दर्न है, और उसके अलावा 74 अंश 59 मिनट से लेकर 82 अंश 66 मिनट ये पूर्वी देशांतर है, इसे आपने देखा। यहाँ जो ऐसे जीरो बना हुआ है वो अंश का निशान है, यानी डिग्री आप कहते हैं, और जो सिंगल ऐसे डैश बना है वो मिनट है। अगर यहाँ पर डबल डैश होता तो वो सेकंड हो जाता। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर सीमांत जिलों की बात हो रही है, तो उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी वो दिया हुआ है। सीमांत जिलों में आप देख लीजिए, जो उत्तरी सीमांत जिला है वो मुरैना है, पूर्वी अगर देखा जाए तो वो सिंगरौली है, दक्षिणी अगर आप देखें तो वो बुरहानपुर है, और पश्चिमी को अगर आप देखें तो वो अलीराजपुर है। ये सीमांत जिलों के बारे में एक तालिका आपने देखी। इसके बाद इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ विशेष बातें वन लाइनर जो फैक्ट होते हैं उनके माध्यम से दी हुई हैं। देखिए, जो एमपी है यानी मध्य प्रदेश है, इसके पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगभग 34 मिनट का फर्क आ जाता है। अपने देश में अलग अलग जो समय जोन है उनकी मांग बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया गया है। तो हम देखते हैं कि जो सबसे पूर्वी छोर है यानी अरुणाचल, पूरे देश की बात हो रही है, और जो सबसे पश्चिमी छोर है यानी द्वारका अर्थात गुजरात की बात हो रही है, तो बीच में अच्छा खासा समय अंतराल दिखाई देता है, क्योंकि देश का भौगोलिक विस्तार बढ़िया है और अक्षांशीय स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि समय जोन वहाँ से फर्क पड़ जाता है। यहाँ मध्य प्रदेश राज्य के बारे में भी कहा जा रहा है कि पूर्व और पश्चिमी भाग में अगर देखा जाए तो 34 मिनट का जो फर्क है वो दिखाई देता है। कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है, तो आप जानते ही हैं, और मध्य प्रदेश राज्य के 14 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से जिले हैं उन्हें भी हम देखेंगे। इसके बाद भारत की जो मध्याह्न रेखा है 82 अंश 5 मिनट, वो सिंगरौली से गुजरती है।
राजधानी भोपाल से लगे हुए 5 जिलों को अगर हम देखें, राजधानी क्षेत्र है भोपाल वर्तमान में, तो इससे लगे हुए 5 जिले कौन कौन से हैं? ये गुना है, विदिशा है, रायसेन है, सीहोर है और राजगढ़ है। यहाँ पर उन जिलों को आपने देखा। इसी क्रम में सर्वाधिक जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, वो नीमच है। मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित क्षेत्र है या प्रदेश है, इसे आप कह रहे हैं। भू आवेष्टित का मतलब वही होता है कि कोई भी सीमा जो है वो समुद्र की ओर से न लगती हो। मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च स्थल है यानी सबसे ऊंचा स्थान, वो धूपगढ़ की चोटी है, 1350 मीटर। महादेव श्रेणी जो सतपुड़ा वाली रेंज है उसमें इसकी अवस्थिति है। और सबसे नीचा स्थल कौन सा है, मतलब निम्नतम स्थल की बात हो रही है, तो ये नर्मदा की जो भ्रंश घाटी है उसको आप देख रहे हैं। ये सबसे नीची जगह है और सबसे ऊंची जगह आपने देखी धूपगढ़। इसके बाद यहाँ पर देखिए केचियू पहाड़ी जो धीमखेड़ा तहसील है, जिला कटनी है, वहां पर स्थित करौंदी को भौगोलिक रूप से भारत का केंद्र बिंदु माना गया है। ये जो केचियू पहाड़ी है, धीमखेड़ा तहसील है और जिला कौन सा है? कटनी है। यहाँ पर एक करौंदी नाम का क्षेत्र है जिसको कि भौगोलिक रूप से, ज्योग्राफिकल तरीके से भारत का सेंटर पॉइंट माना गया है। और करौंदी का नामकरण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर मनोहर गांव कर दिया गया है। ये गांव का नाम है करौंदी और इसका नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर मनोहर ग्राम कर दिया गया है। इसके बाद कुछ और चीजें आप देख लीजिए। अगर विश्व स्तर पर तुलना की जाए, भारत में तो हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश का आकार प्रकार कैसा है, लेकिन अगर विश्व स्तर पर तुलना करें तो मध्य प्रदेश इजराइल से, जो कि एक देश है, उससे 17 गुना बड़ा है। आप इसके आकार का अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं। इजराइल से 17 गुना बड़ा है और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। भारत की 5.99% आबादी जो है, अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आंकड़ा है। अप्रॉक्सीमेट इसलिए है क्योंकि जनगणना जो 2011 वाली है वो अभी भी चल रही है, हालांकि रिटायर होने का उसका समय आ चुका है। तो अभी जब नए आंकड़े आएंगे तो उसे अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल जो लगभग वाला डाटा है वो दिया हुआ है कि 5.99% जो आबादी है, यानी लगभग 6%, वो यहाँ पर निवास करती है। अब इसके बाद जो अगली तालिका आप नीचे देखेंगे वो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बृहत और लघु, यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे ऊंचा और सबसे नाटा, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा यहाँ पे किस प्रकार का डाटा दिया हुआ है। पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे। ये जिलों की बात हो रही है और संभाग भी साथ में दिए हुए हैं, अर्थात संभागों को भी आप देखेंगे शुरुआत में और उसके बाद जिलों को देखेंगे। इसके बाद वन वृत्त के मामले में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सबसे बड़ा संभाग। मध्य प्रदेश में जो कुल संभाग है उसमें सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर है। सबसे छोटा कौन सा है? तो शहडोल है। सबसे बड़ा जिला अगर हम देखें तो छिंदवाड़ा है और सबसे छोटा जिला जो है वो निवाड़ी है। जनसंख्या के लिहाज से देखा जाइए तो हमने क्षेत्रफल के हिसाब से देखा, आकार, लेकिन अभी जनसंख्या, वहां रहने वाले लोगों की तादाद देखी जाए तो सबसे बड़ा संभाग जो है, सबसे ज्यादा जनसंख्या को धारण करने वाला, वो इंदौर संभाग है और जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा संभाग है शहडोल। ये दोनों आपने देखा। और सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के लिहाज से इंदौर ही है और सबसे छोटा जिला जो है वो निवाड़ी। ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जिन्हें कि आपने यहाँ देख लिया है। अब इसके बाद वन वृत्त को देखिए। तो वन वृत्त की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक है खंडवा में और सबसे न्यूनतम, यानी जो यहाँ न्यूनाधिक आप देख रहे हैं, वो होशंगाबाद में। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? खंडवा में है और सबसे कम कहाँ पर है? होशंगाबाद में। ये दोनों चीजें ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो सबसे बड़ा हमारा जो है वो कान्हा किसली है। कान्हा किसली का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 940 स्क्वायर किलोमीटर। मंडला बालाघाट इसकी लोकेशन है। सबसे छोटा जो है वो फॉसिल नेशनल पार्क है, जीवाश्म उद्यान की बात हो रही है, मात्र 0.27 स्क्वायर किलोमीटर इतना इसका क्षेत्रफल है और शाहपुर डिंडोरी वाला क्षेत्र इतना ये कवर करता है। ये हमने सबसे बड़े और सबसे छोटे जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में देखा। और कोई भी क्षेत्र, यानी कोई भी जो जीव आरक्षित क्षेत्र है या जीवों के निवास का स्थान है, उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर करने का जिम्मा ये केंद्र सरकार का नहीं होता है, वहाँ की राज्य सरकार का होता है। सिर्फ इस मामले में केंद्र सरकार तभी फैसला लेती है जब वो जो एरिया है या वो क्षेत्रफल है वो 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों में फैला हुआ हो, तो वहाँ पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का होता है। लेकिन वहाँ भी जो राज्य सरकारें होती हैं उनकी सलाह ली जाती है। फिलहाल यहाँ पे सबसे बड़ा सबसे छोटा देखने के बाद फिर से एक बार थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ देखते हैं। सबसे बड़ा बांध जो है वो इंदिरा सागर है। सबसे लंबी नदी नर्मदा है, 1312 किलोमीटर। सबसे लंबा जो सड़क पुल है वो तावा पुल है, होशंगाबाद बाबई वाला। और सबसे जो सर्वाधिक जल घनत्व है वो भोपाल में है। सबसे कम जन घनत्व जो है वो डिंडोरी में। यहाँ जो जन घनत्व है उसकी बात हो रही है, जल घनत्व नहीं है। जल घनत्व का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो जन घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? भोपाल में है। जन घनत्व का मतलब ये होता है कि कितनी ज्यादा घनी आबादी वहां पर निवास करती है। और सबसे कम जो विरल बसावट है वो डिंडोरी में देखी जाती है। अब विधानसभा क्षेत्रों को देख लेते हैं। तो देखिए विधानसभा क्षेत्रों में सबसे बड़ा जो है वो जबलपुर है, यहाँ पर 9 है संख्या। और सबसे छोटे जो है उनमें आप देखिए उमरिया है, अनूपपुर है, हरदा है, अशोकनगर, डिंडोरी, ये सब 2-2 वाले हैं। साक्षरता की अगर बात करें तो अधिकतम जो है वो जबलपुर में है, न्यूनतम जो है वो अलीराजपुर में है। अभी घबराइएगा नहीं, जो पूरा सेंसस का आंकड़ा है उसे हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। यहाँ पर संक्षिप्त तरीके से जो 1 लाइनर डाटा है उसे देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अभी लिंगानुपात देख लेते हैं। तो अगर मध्य प्रदेश के जिलों पर नजर डाली जाए तो बालाघाट का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा
यहाँ देखा जाता है, अधिकतम है। और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो भिंड का है। तापमान की अगर बात करें, अब देखिए तापमान में बढ़ने घटने का क्रम चलता रहता है। वो आवश्यक नहीं है कि किसी एक ही स्थान पर अगर तापमान इस साल ज़्यादा है तो अगले साल भी वहीं पर ज़्यादा रहेगा। ये जलवायु और उस भौगोलिक दशा पर निर्भर करता है। हालांकि टेम्परेचर में इतनी जल्दी परिवर्तन तो नहीं आता है, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार के तेज बदलाव हो रहे हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। तो गंज बासौदा ये विदिशा का है और यहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम था और शिवपुरी में न्यूनतम देखा गया अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से। सिंचाई की अगर बात करें तो जो सिंचित क्षेत्र है उनके मामले में ग्वालियर को सबसे बड़ा और डिंडौरी को सबसे छोटा माना गया है। वर्षा की अगर बात करें तो जो पंचमढ़ी वाला एरिया है वहाँ अच्छी खासी वर्षा होती है, मतलब 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा वहाँ पर देखी जाती है। 199 दिया है, मतलब वो 200 सेंटीमीटर अच्छी खासी जो बारिश कही जाती है वो यहाँ देखी जाती है। सबसे कम भिंड में देखी गई है 55 सेंटीमीटर। आप समझ लीजिए एक ही राज्य में इतनी जो विविध परिस्थितियाँ हैं वो देखी जा रही। तो भारत विविधताओं का देश है और मध्य प्रदेश भारत का ही एक हिस्सा है। इसके बाद अगले टेबल को यहाँ देखते हैं तो राज्य प्रशासन के बारे में चर्चा है। इसे आप देखिए, यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है राज्य में, तो वर्तमान में 52 जिले हैं और यही सत्य है। जितने और आप देखते हैं बहुत सारे जो इंटरनेट पे सामग्रियां हैं उनमें 55 तक बता दिया गया है, तो वो सब प्रस्तावित हैं, अभी बने नहीं हैं। राजनीतिक बहुत खींचतान चली है राज्य में। आपने देखा कि पहले कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ पे कमलनाथ जी जो थे वो मुख्यमंत्री थे। उसके बाद बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर होता है और कुछ विधायकों का जो दल बदल है वो देखा जाता है और उसके बाद फिर भाजपा की सत्ता आ जाती है। तो अभी वर्तमान में शिवराज सिंह जी हैं। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक जब उठापटक होता है या उलटफेर होता है तो जो प्रस्ताव रहते हैं वो लंबित हो जाते हैं। तो पीछे के जो प्रस्ताव थे उसमें कुछ जिलों को प्रस्तावित किया गया था, वो लटक गए। अब नए वाले जो प्रस्तावित हैं वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं। तो ऐसे में वर्तमान जो हमारा परिदृश्य है उसमें 52 जिले, ठीक है। इसके बाद देखिए तहसीलों की अगर बात करें तो 385 है। विकास खंड अगर देखे जाए तो 313 है। आदिवासी विकास खंडों को अगर आप देखें तो वो 89 है। ये टोटल विकास खंडों की संख्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये वाली जो है ये टोटल है और उसमें से जो आदिवासी विकास खंड है वो कितने हैं, 89 है। अब सेंसस 2011 के हिसाब से जो नगरों की तादाद है वो 476 है। ये 2011 का आंकड़ा है, यानी आज से 10 साल पुराना है। वन ग्राम की अगर बात की जाए तो 925 है। आबाद ग्राम जो है वो 52,117 है। राजस्व ग्रामों की अगर बात की जाए तो वो 53,738 है। कुल गाँवों की अगर बात की जाए तो 54,903 है। नगर निगम जो है उनकी अगर बात करें तो 16 है। नगर पालिका जो है वो 98 है। नगर पंचायत 272 है। जिला पंचायत जो है वो 51 है। ऐसे ही नीचे ग्राम पंचायत है। तो ये डाटा है, इसे देखते चलिए। जो ग्राम पंचायत है उनकी संख्या कितनी है, तो ये अच्छी खासी तादाद है, 22,812। छावनी बोर्ड जो है वो 5 है। यहाँ पर इसे आप देख लीजिए, छावनी बोर्डों की संख्या कितनी है, 5 है। लोकसभा सीटें ये 29 है। राज्यसभा सीटें 11 हैं। विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो 230 + 1, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या, यानी जो 15वीं विधानसभा है उसकी यहाँ पे बात हो रही है, तो उसमें निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है, 17 है। इसे आपने देखा। इसी क्रम में आप जनसंख्या पर एक बार सरसरी तौर पर निगाह डाल लेते हैं, लेकिन नोट ऊपर दिया है उसे जरूर देख लीजिएगा। यह जो है ये तथ्यात्मक सूचना है, मतलब सिर्फ एक फैक्ट छोटा सा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। पीडीएफ का जो आगे का हिस्सा आप देखेंगे, यानी इस लेक्चर में आगे जब आप देखेंगे तो उसमें जनगणना का पूरा विधिवत जिक्र किया गया है। एक एक जिले का जो आंकड़ा है उसे परोसा गया है। अब देखिए कुल जनसंख्या जो है वो यहाँ पर दी हुई है। ये 2011 वाला जो सेंसस है उसी के हिसाब से है। तो यहाँ अगर आप देखें तो 7,26,26,809 ये टोटल पॉपुलेशन। उसमें से पुरुषों की तादाद कितनी है, तो ये 3,76,00,000, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3,76,12,306 है। महिला आबादी की अगर बात की जाए तो ये 3,50,14,503 है। ग्रामीण आबादी की अगर बात करें, किसी भी राज्य में कुछ ग्रामीण आबादी होती है और कुछ शहरी आबादी होती है, और प्रायः भारत में देखा गया है कि भारत गाँवों का देश है अभी भी, चाहे जितना भी यहाँ पे आधुनिकीकरण हो गया है, लेकिन फिर भी गाँव की तादाद या गाँव की महत्ता कतई कम नहीं हुई है। तो ऐसे में गाँव की तादाद ज़्यादा होती है, शहर कम होते हैं। वही चीज़ आप यहाँ भी देख रहे हैं। ग्रामीण आबादी अच्छी खासी है, वो कितनी है, 5,25,57,404 है। जबकि शहरी आबादी उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2,69,405 है। ये शहरी आबादी की तादाद है। अब यहाँ पर SC और ST की जो पॉपुलेशन है उसको भी देख लेते हैं, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है। तो शेड्यूल कास्ट की अगर बात की जाए तो ये जो पूरी आबादी है उसका 15.60% कवर करते हैं। और शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करें, इसे जरा सा जूम कर लीजिए, देखिए शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करें तो 21.10% ये टोटल कवर करते हैं। कार्यशील जनसंख्या, कार्य करने योग्य जनसंख्या या सक्षम आबादी जो होती है वो यहाँ पर कितनी है, 43.50% है। और साक्षर आबादी कितनी है, साक्षरता का भी अपना महत्व होता है। जनसंख्या होना ही आवश्यक नहीं है, उससे ज़्यादा आवश्यक यह है कि पढ़े लिखे लोग हों ताकि समझदार होंगे। तो यहाँ आप देखें इसमें जो साक्षरता की स्थिति है उसमें साक्षर लोग कितने हैं, 4,38,51,164 है। ये साक्षरता का पूरा आंकड़ा है। पुरुष अगर यहाँ देखे जाए कितने हैं साक्षर, अभी जो पुरुषों की साक्षरता है, महिलाओं की साक्षरता है, उससे हम लोग जिलेवार भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सरसरा आंकड़ा देखिएगा। तो पुरुषों की तादाद कितनी है, वो है 2,51,74,328।
आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अभी महिलाओं की जो साक्षरता है उसके बारे में कहा गया है। तो जो साक्षर महिलाएं हैं उनकी तादाद कितनी है, तो ये 1,79,79,941 है, 79। इसे आपने देखा। उसके बाद अब कृषि जोत यानी कृषि संगणना जो है उसके हिसाब से अगर जोतों के बारे में देखा जाए तो वो दिया हुआ है। इसे आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो कृषि जोतें हैं यानी कृषक जोत हैं उनकी संख्या अगर हजार में आप देखिए तो वो 8,873 है। कृषक जोतों का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ हेक्टेयर में दिया हुआ है 15,836। कृषक जोतों का आकार हेक्टेयर में दिया है 1.78। प्रदेश के लिए उपलब्ध जो विद्युत क्षमता है मेगावाट में वो 18,660 है। विद्युत आपूर्ति की अगर बात की जाए तो वो मिलियन किलोवाट घंटा में देखी जा रही है। वैसे तो किलोवाट घंटा में ही नापा जाता है, लेकिन जब बड़ा डाटा रहेगा या बड़ी मात्रा रहेगी तो उसमें मिलियन शब्द जुड़ जाता है। जैसा रहेगा मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन वो जुड़ता रहता है। तो मिलियन किलोवाट घंटा में अगर विद्युत आपूर्ति को देखें तो ये 69,227 है। उपभोक्ताओं की संख्या अगर हम हजार में देखें तो वो 14,318 है। विद्युत उपभोक्ता जो यहाँ पे मिलियन किलोवाट घंटा वाले हैं, मतलब यहाँ आप देख रहे हैं विद्युत उपभोग के बारे में कितना इस्तेमाल बिजली का हो रहा है, तो उसे अगर देखा जाए तो ये 46,000 है। विद्युतीकृत जो गांव है उनकी संख्या अगर देखी जाए तो वो 51,617 है। और पंप सेट यानी जो नलकूप है जो कि बिजली से चलने वाले हैं, ये आप देख रहे हैं। तो इसमें हजार में दिया हुआ है डाटा, वो 2,593। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ संचार के बारे में दिया है। तो डाकघरों की संख्या, भारत जो है वो सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस वाला देश है। यहाँ पर डाकघरों की तादाद सर्वाधिक है। और डाक प्रणाली की शुरुआत ये जो सल्तनत काल और मुगल काल है वहीं से चली आ रही है, लेकिन अंग्रेज़ों के समय में इसे और ज़्यादा इंप्रूव किया गया और आज़ादी के बाद भी ये चलती रही। और लोगों के बीच में कनेक्शन का, जुड़ाव का ये एकमात्र साधन था। आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो ऐसे में पोस्ट ऑफिसों का महत्व कम हो गया है। फिलहाल डाकघरों की संख्या राज्य में 8,280 है। दूरदर्शन केंद्र 2,464 और आकाशवाणी केंद्र 27। इसे आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ महिला और बाल विकास कार्यक्रम के बारे में कहा गया है। तो कार्यक्रम जो है वो 453 है। आंगनबाड़ियाँ जो है वो 97,135 है, ये आप देख रहे हैं। अब इसके बाद लाभार्थियों की अगर बात की जाए तो संपूर्ण बाल विकास कार्यक्रम और जो पोषक आहार कार्यक्रम है दोनों का यहाँ दिया गया है। जो संपूर्ण बाल विकास कार्यक्रम है उसमें बच्चे जो है वो यहाँ आप देख रहे हैं डाटा, ये 84.90 है और महिलाएं जो है वो 14.71 है। ये लाख में डाटा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्रतिशत में नहीं है, लाख में है। उसके बाद जो पोषक आहार कार्यक्रम है उसमें अगर लाख में पूरा आंकड़ा देखें तो बच्चों की जो तादाद है वो 66.36 है। महिलाओं की जो तादाद है वो 14.31। इतना देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश देश का चौथा सबसे गरीब राज्य है गरीबी के मामले में, यहाँ देखा जा रहा है। और अलीराजपुर भारत में सबसे गरीब देखा गया 76.5%। तो ये पीछे के डाटा है और समय समय पर इनमें अद्यतन होता रहता है, यानी ये अपडेट होते रहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर भारत और मध्य प्रदेश की हम तुलना करने जा रहे हैं। तो सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में यहाँ तुलना होगी। सबसे पहले हम क्षेत्रफल और जनसंख्या का जो पूरा आंकड़ा है उसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हैं, इसे ऊपर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो दिया है, कुल जनसंख्या है, पुरुष आबादी, महिला आबादी, जनघनत्व दिया है, जो डिकेडल ग्रोथ होती है यानी दशकीय वृद्धि होती है, 10 साल में जनगणना होती है तो उतने में कितनी ग्रोथ हुई है उसको दिया हुआ है। लिंगानुपात है, ग्रामीण आबादी और नगरीय आबादी। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य का आप आंकड़ा देखेंगे और यहाँ भारतवर्ष का देखेंगे, दोनों को तुलना करके देखना है। देखिए यहाँ पर जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, ये 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर है, ये मध्य प्रदेश राज्य का है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। इतना आप देख रहे हैं। इसके बाद जो नीचे वाला डाटा है उसको देख लेते हैं। तो कुल आबादी की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य की जो कुल जनसंख्या यहाँ पर आप देख रहे हैं वो 7,26,26,809 है। जबकि अगर भारतवर्ष की देखी जाए तो ये यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो तादाद दी हुई है भारत की वो थोड़ी सी ठीक नहीं है और ये डाटा भी पीछे का है। तो 1.3 बिलियन के आसपास है, ठीक है, इसका जो आंकड़ा है। हालांकि अभी लेटेस्ट वाला नहीं है, लेकिन जो पीछे का डाटा है 1.3 बिलियन के आसपास, ये भारत की आबादी है। उसके बाद आप देखिए इसमें पुरुष आबादी को। तो पुरुष आबादी जो मध्य प्रदेश राज्य की है वो यहाँ पर दी हुई है, इसे आप देख सकते हैं। इसे आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा। इसमें 3,76,12,306 ये टोटल जो पुरुषों की आबादी है वो दिखाई दे रही है। वैसे ही महिला आबादी आपने देखी थी पीछे। और यहाँ पर भारतवर्ष के साथ उसकी आप तुलना कर सकते हैं। तो ये 62,22,47,048 के आसपास ये पुरुष आबादी है और वही 58,67,28,169 ये महिला आबादी है। ये जो सेंसस 2011 वाला डाटा है उसके हिसाब से दिया हुआ है। उसके बाद जनघनत्व की बात कर लीजिए। जनघनत्व जो है वो यहाँ पे एक जो वर्ग किलोमीटर होता है उसमें व्यक्तियों की संख्या के आधार पर नापा जाता है। मतलब ये देखा जाता है कि उस पूरे क्षेत्र में जो 1 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है उसमें कितने लोग निवास करते हैं। तो यहाँ 236 पर स्क्वायर किलोमीटर ये मध्य प्रदेश राज्य का जनघनत्व है। जबकि भारतवर्ष का अगर देखा जाए तो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर इतना देखा गया है। अर्थात 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में इतने लोग निवास करते हैं। जो डिकेडल यहाँ पर पॉपुलेशन है उसको अगर देखा जाए यानी 2011 और पीछे का जो 2001 का डाटा था
तो 10 साल का बीच में गैप पड़ता है और उसमें कितनी वृद्धि होती है उसको अगर देखें तो यहाँ ग्रोथ रेट दी हुई है वो है 20.3%, ये मध्य प्रदेश राज्य की है, और 17.7% ये भारतवर्ष की है। इसके बाद लिंगानुपात की अगर बात करें तो 931 जो है ये मध्य प्रदेश राज्य का है और 943 जो है ये भारत का है। मतलब 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाओं की तादाद, उसे आपने देखा। ग्रामीण आबादी जो है पूरी जनसंख्या का अगर प्रतिशत में देखा जाए, देखिए आंकड़ा कम पूछा जाता है और प्रतिशत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो ग्रामीण आबादी है टोटल पॉपुलेशन का वो 72.37% है, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश राज्य है उसकी बात हो रही है। और नगरीय आबादी कितनी है, ये 27.63% है, यानी ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या में कमी देखी जाती है, तो 68.9% ये ग्रामीण आबादी है और शहरी आबादी जो है ये बढ़ रही है। और इस बार का जो नया आंकड़ा आएगा उसमें आप देखेंगे कि शहरी आबादी और ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिलहाल ये 31.2%। इतना देखने के बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए अनुसूचित जाति की आबादी और अनुसूचित जनजाति की आबादी यानी SC और ST की जो पॉपुलेशन है उसका भी यहाँ कंपैरिजन किया गया है। तो अनुसूचित जाति की आबादी जो है वो 15.60% ये मध्य प्रदेश राज्य की है। भारत में अगर देखा जाए तो ये 16.60% है। अनुसूचित जनजाति को अगर देखें तो 21.10% और 8.60%, मतलब ये MP का हो गया और ये इंडिया का हो गया। इसके बाद कार्यशील आबादी को देख लीजिए तो मुख्य और सीमांत दोनों दिया हुआ है, और इसमें अगर आप देखें तो 43.47 ये राज्य का है और ये देश भर का है 39.79। इसी हिसाब से मुख्य कार्यशील आबादी को अगर देखा जाए, मुख्य और सीमांत को यहाँ पर हमने एक साथ देखा, अभी दोनों को अलग अलग देखते हैं। तो देखिए जो मुख्य कार्यशील आबादी है उसकी अगर बात करें यहाँ पर तो ये 31.26 ये मध्य प्रदेश में है, और भारत में अगर देखा जाए तो 29.94 यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद सीमांत जनसंख्या जो कार्यशील जनसंख्या है उसका प्रतिशत अगर आप देखें, मुख्य को आपने देखा, सीमांत को देखिए तो यहाँ पर 12.22% ये मध्य प्रदेश राज्य का है और 9.85% ये पूरे भारतवर्ष का है। अगर गैर कार्यशील जनसंख्या को देखा जाए, जो कि कार्यशील है ही नहीं, मतलब बिल्कुल यहाँ पर कार्य से अलग थलग है, तो इस प्रकार की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, चाहे वो राज्य स्तर पर देखें या देश स्तर पर देखें। राज्य स्तर पर ये 59.53% है, जबकि पूरे देश में यानी ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो 60.20% है। इतना आंकड़ा हमने देखा। अब इसके बाद कुल जो कार्यशील जनसंख्या है उसमें कितना किसका प्रतिशत है ये आपको देखना है। तो आइए इसे यहाँ से देख लेते हैं। मतलब कृषकों की उसमें तादाद कितनी है, जो खेतीहर मजदूर हैं अर्थात मजदूरी वाला काम करते हैं, खेती से संबंधित वो भी हैं, तो उनकी तादाद है। इसके अलावा पारिवारिक जो उद्योग कर्मी होते हैं उनका भी यहाँ पे एक वर्ग है। जो अन्य कार्यशील लोग हैं वो दिया हुआ है, और कुल महिला आबादी। तो आइए इन्हें देख लेते हैं। देखिए इसमें मध्य प्रदेश और भारत को तुलना किया गया है। तो कृषकों की अगर बात की जाए, कार्यशील जनसंख्या में किसका कितना प्रतिशत है ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो 31.2% ये राज्य में कृषकों का है, और भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो 19.9%। खेतीहर मजदूरों की अगर आप बात कीजिएगा तो 38.60% ये मध्य प्रदेश राज्य का है, और भारतवर्ष का 17.9% है। पारिवारिक उद्योग कर्मियों को अगर आप देखें यहाँ पर तो ये 3% है राज्य स्तर पर, और देश स्तर पर 2.6 है। अन्य कार्यशील लोगों को अगर देखा जाए तो 25.80% ये मध्य प्रदेश राज्य का हो गया, और भारत का 37.58% है। इसके बाद कुल महिला आबादी को आप देख लीजिए तो 32.60% ये मध्य प्रदेश राज्य की है, और भारत की अगर देखी जाए तो 25.5% है। मतलब यहाँ पर महिलाओं की संख्या नहीं बल्कि कार्यशील जनसंख्या में किसका कितना भागीदारी है, कितना योगदान है वो दिया हुआ है। इसके बाद साक्षरता दर को देख लीजिए। साक्षरता की तुलना की गई है देश स्तर और राज्य स्तर पर। तो कुल साक्षरता अगर देखी जाए तो यहाँ प्रतिशत वाला आंकड़ा ही पूछेगा, जो लिटरेसी रेट है उसमें डाटा नहीं पूछेगा, जो परसेंट है वो पूछेगा। तो 69.30% जो राज्य की साक्षरता है उसे आप देख रहे हैं। भारतवर्ष में कितनी है तो 73% देखी गई है। पुरुष साक्षरता की अगर बात करें तो 80.9% मध्य प्रदेश राज्य की है। भारतवर्ष की कितनी है 78.70% है। उसके बाद इसी क्रम में और भी देख लीजिए, यानी महिला साक्षरता को। तो महिला साक्षरता जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में कुछ खास अच्छी नहीं कही जा सकती है, हालांकि बिहार राज्य से बेहतर है। तो ये 59.20% है, और भारतवर्ष में देखें तो 64.60% है। मतलब महिलाओं की साक्षरता में कुछ ज़्यादा जो सुधार है वो नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद ग्रामीण साक्षरता की अगर बात करें तो ये 63.9% मध्य प्रदेश राज्य की है, और 67.8% ये भारतवर्ष की है। नगरीय साक्षरता को आप देख लीजिए तो ये 82.8% मध्य प्रदेश राज्य की है, और भारतवर्ष को अगर देखा जाए तो 84.1% यहाँ पर है। ये बात हो गई लिटरेसी की। इसके बाद अब प्रति व्यक्ति आय को देख लेते हैं। तो यहाँ जो 2011-12 की स्थिर कीमतें थी उस पर बताया गया है, तो ये समय के साथ अपडेट होता है। फिलहाल प्रति व्यक्ति आय से हमें राज्य की आर्थिक स्थिति और जो लोगों की स्थिति है उसके बारे में पता लगता है। तो आइए देखते हैं कि ये वाला जो आंकड़ा था इसमें कितनी प्रति व्यक्ति आय देखी गई थी। जो प्रचलित भाव था उस पर दिखाया गया है। तो मध्य प्रदेश राज्य में एक तो जो स्थिर कीमतें हैं उस पर आप देखेंगे, और दूसरा प्रचलित भाव पर देखेंगे। तो स्थिर कीमतों पर अगर आप देखें तो 58,706 ये रुपए में हो गया, और भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो ये 92,718 इतना है।
ये सब रुपए में आंकड़ा है, ये जो सिंबल है ये रुपए का है, आप जानते ही हैं। इसके बाद प्रचलित भाव पर अगर देखा जाए तो 90,998 रुपया ये हो गया, ये मध्य प्रदेश राज्य का है। और भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे तो 1,26,699 इतना टोटल होता है। कृषि को देख लीजिए, तो कृषि क्षेत्र में यहाँ पर कुल बोया जो क्षेत्र है प्रति व्यक्ति हिसाब से, उसको हम लोग देखेंगे राज्य स्तर पर और देश स्तर पर, उसी हिसाब से कृषि गहनता आदि को देखना है। तो देख लेते हैं। देखिए, प्रति व्यक्ति कुल बोया गया जो क्षेत्रफल है वो 0.31 हेक्टेयर है, ये मध्य प्रदेश राज्य का है। और भारतवर्ष में देखें तो 0.16 हेक्टेयर। इसके बाद कृषि गहनता की अगर बात की जाए तो ये 155% है राज्य की और 139% है देश की। शुद्ध सिंचित क्षेत्र यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र के आधार पर इसे दर्शाया गया है, तो ये 60.90% है मध्य प्रदेश राज्य का और 46.35% है भारतवर्ष का। मतलब यहाँ पर जो देश स्तर का आंकड़ा है वो कम है और राज्य स्तर का आंकड़ा जो है वो ज़्यादा है। इसके बाद प्रति हेक्टेयर यहाँ जो कुल बोए गए क्षेत्रफल पर उर्वरक का प्रयोग किया गया है वो कितना है, तो वो है 84.43% मध्य प्रदेश राज्य में और 125.39% यानी यहाँ पे किलोग्राम में सब कुछ दिया हुआ है, ये फीसदी नहीं है। तो किलोग्राम में ये उर्वरक के इस्तेमाल को आपने देखा, 84.43 kg जो है ये मध्य प्रदेश राज्य का है। भारत में अगर आप देखें तो 125.39 किलोग्राम इतना पूरा जो प्रति हेक्टेयर कुल बोए गए क्षेत्रफल पर उर्वरक यानी खाद का इस्तेमाल किया गया है उसको हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद देखिए प्रति व्यक्ति जो खाद्यान्न उत्पादन है वो दिया हुआ है, ये बीच में रह गया था, इसे हमने बीच में नहीं देखा, अब देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य का अगर देखा जाए तो 438 किलोग्राम है और भारतवर्ष का देखा जाए तो 182 किलोग्राम है, ये प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद अब विद्युत को देख लीजिए, तो प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो 46,000 किलोवाट घंटा ये मध्य प्रदेश राज्य का हो गया और भारतवर्ष में देखें तो 772 किलोवाट घंटा। KWH का मतलब होता है किलोवाट आवर, K से किलो, W से वाट और H से आवर। इसके बाद विद्युतीकृत ग्रामों का जो कुल आबाद ग्राम है उनमें प्रतिशत कितना है, आबादी वाले गांव कितने हैं टोटल और उसमें से विद्युतीकृत जहां पर बिजली की पहुंच है, पूरा जो लाइन बिछाने का काम है, खंभे लगाने का काम है, वो सब हो चुका है, तो इस प्रकार के गांव का प्रतिशत कितना है। तो मध्य प्रदेश राज्य में बहुत अच्छा आंकड़ा है, ये 97% है। भारतवर्ष में थोड़ा सा कम है, ये 95.69% है टोटल। इसके बाद अब परिवहन की ओर चलते हैं, तो यहाँ जो परिवहन का डाटा है उसमें आप देख रहे हैं प्रति जो 100 वर्ग किलोमीटर है उस पर कुल सड़कों की लंबाई, अभी जितने भी राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरते हैं या यहाँ की जो सड़कें हैं उनके बारे में डिटेल डाटा आपको मिलेगा। देखिए, ये जो PDF आप देख रहे हैं और ये लेक्चर सुन रहे हैं, इसमें आगे की सीरीज में आप देखेंगे कि हिस्ट्री पूरी डिटेल में रहेगी, ज्योग्राफी आपको पूरी डिटेल में मिलेगी, पॉलिटी मिलेगी, यानी हर सेगमेंट को कवर किया जाएगा। यहाँ पर जितना फैक्चुअल डाटा है उसको एक समराइज करके परोसा गया है। देखिए, तो 100 वर्ग किलोमीटर ये कुल जो सड़कों की लंबाई है उसके आधार पर देखा जा रहा है, यानी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर कुल सड़कों की लंबाई अगर राज्य में देखी जाए तो ये 38 किलोमीटर है। भारत में अगर देखी जाए तो 83 किलोमीटर है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर जो है उस पर पक्की सड़कों की लंबाई, कच्ची सड़कें भी होती हैं, खड़ंजा भी होता है, पक्की भी होती है, पिच वाली, तो यहाँ जो पक्की सड़कें हैं उनकी लंबाई 25 किलोमीटर और 46 किलोमीटर जो है ये भारतवर्ष में है, ये प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर कच्ची सड़कों की लंबाई ये आप देख रहे हैं, तो ये 1 किलोमीटर मध्य प्रदेश राज्य की है और 3 किलोमीटर ये भारतवर्ष की है। जनसंख्या जो प्रति 1000 जनसंख्या है यानी 1000 जो आबादी है उस पर पंजीकृत वाहन कितने हैं, तो 121 है राज्य में और जो भारतवर्ष का डाटा है उसमें 132 है। बहुत से ऐसे हैं जिनको कि पंजीकरण करवाना चाहिए लेकिन वो पंजीकृत नहीं है। यहाँ तक देखने के बाद आगे बढ़, अब यहाँ से जो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मध्य प्रदेश राज्य का जो पूरा पुनर्गठन का सिलसिला चला है पीछे, उसे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ एक तालिका बनी है, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश का नाम मध्य भारत था और भी जो सेंट्रल प्रोविंस और अन्य नामों से संबोधित किया गया था उसे हम देखेंगे। प्रथम पुनर्गठन कब होता है, पहली बार जब राज्य का पुनर्गठन किया जाता है तो वो डेट है 1 नवंबर 1956 की। संविधान लागू होता है 1950 में और एक गणतांत्रिक शासन हमारा वहाँ से भारतवर्ष का स्टार्ट होता है और 1956 में राज्य का मतलब मध्य प्रदेश राज्य का एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलता है। 4 राज्यों को मिलाकर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 राज्यों को मिलाकर इसका पुनर्गठन किया गया, इसे नया एक स्ट्रक्चर दिया गया। उसके बाद जो द्वितीय पुनर्गठन होता है वो आप जानते ही हैं कि ये 1 नवंबर यानी राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर सन 2000 में किया जाता है, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से अलग कर लिया जाता है। मध्य प्रदेश में कुल संभागों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 10 है और जिले टोटल वर्तमान में कितने हैं, तो ये 52 जिले। 1956 से पहले आप जो आबादी था, या यहाँ पे देखा जाए 1956 से पहले और आज़ादी का जो दौर था, यहाँ आबादी शब्द दिया है तो फ्लो में वही बोल दिया गया, आज़ादी होगा, ठीक है। आज़ादी के दौर में या 1956 से पहले वाली जो स्थिति थी उसमें मध्य प्रदेश के नाम के किसी राज्य का अस्तित्व नहीं था, मतलब इस नाम से कोई राज्य नहीं था। 1947 में ये बात हो रही है जिस समय या जिस वर्ष में हमें आज़ादी प्राप्त होती है, तो राज्यों की जो श्रेणियाँ बनी थी, राज्यों की पूरी श्रृंखलाएं थी। एक तो समस्या ये थी कि उस समय छोटी छोटी रियासतें बहुत ज़्यादा थी
और ये जो रजवाड़े थे ये कतई भारत संघ में विलय होने को तैयार ही नहीं हो रहे थे, तो वो अपनी अलग समस्या थी। लेकिन यहाँ राज्य की अगर संरचना की बात करें तो जो श्रेणियाँ राज्यों की तैयार की गई थी उसमें पार्ट ए था। जैसे श्रेणियाँ बनती है ना तो उसमें कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे आप ये वीडियो सीरीज देख रहे हैं तो इसमें पार्ट 1 का लेक्चर आप आज देख रहे हैं, ऐसे ही और सारे लेक्चर देखेंगे। तो वैसे ही पार्ट ए में सीपी बरार यानी सेंट्रल प्रोविंस बरार, पार्ट बी में मध्य भारत का प्रांत और पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य ये शामिल थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्ट ए में इतना ही था, और भी देश के हिस्से थे, लेकिन जो मध्य प्रदेश से जमीन का टुकड़ा या जो भौगोलिक क्षेत्रफल शामिल किया गया था उसकी बात हो रही। चूंकि सेंट्रल प्रोविंस बरार की राजधानी नागपुर थी, अतः मध्य प्रदेश के गठन से पहले यही प्रदेश की राजधानी मानी जाती थी। इसको ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश राज्य का जब सही तरीके से गठन नहीं हुआ था तो उस समय के परिदृश्य में नागपुर ही इसकी राजधानी मानी जाती थी, क्योंकि वो सेंट्रल प्रोविंस बरार की राजधानी हुआ करती थी। अब यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल प्रोविंस बरार है क्या चीज़। तो 2 नवंबर 1861, एकदम पीछे चले जाइए अंग्रेजों के ज़माने में, तो 1861 में केंद्रीय प्रांत के रूप में गठित प्रदेश ही स्वतंत्र जो भारत था उसके समय तक यानी आज़ादी के समय तक मुख्य प्रदेश था। वास्तव में यह एक न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र था जो कि अंग्रेजों के द्वारा उस समय डेवलप किया गया था, और इसका जो मुख्य अधिकारी होता था या प्रमुख होता था, जैसे राज्य का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है वैसे ही यहाँ पर जो प्रमुख होता था वो न्यायिक कमिश्नर होता था। चूंकि न्यायिक कमिश्नर इसका पूरा अध्यक्ष या इसका हेड होता था, इसीलिए ये कमिश्नरी कहा जाता था। और 1921 में इसे राज्यपाल प्रांत, यहाँ देख रहे हैं आप, राज्यपाल प्रांत या गवर्नर प्रोविंस का नाम दे दिया गया। मतलब यहाँ पर सर्वे सर्वा कौन हो गया, राज्यपाल हो गया। अब हैदराबाद रियासत से बरार लेकर जब इसमें मिला दिया गया, हैदराबाद रियासत के कब्जे में था बरार, तो उसको जब यहाँ से लेकर इसमें मिला दिया गया यानी इस प्रोविंस के अंदर मिला लिया गया, तो 1936 में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1936 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से ये जाना गया। मतलब इसका जो पूरा ये स्वरूप देख रहे हैं आप सीपी बरार, ये स्वरूप कब अस्तित्व में आता है, तो ये 1936 में अस्तित्व में आता है, जब जो हैदराबाद रियासत है वहाँ से बरार को निकालकर इसमें मर्ज कर दिया जाता है। 1947 में सीपी बरार पार्ट ए में शामिल राज्य था। जैसे कि राज्यों की श्रेणियां हमने ऊपर देखी, तो उसमें जो पार्ट ए था उसमें आपने सीपी बरार को देखा, जिसमें कि छत्तीसगढ़, अब देखिए जो सीपी बरार उस समय का था, मतलब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला जो एरिया था, तो उसमें आप देखिए कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो इसमें आप देखिए छत्तीसगढ़ राज्य है, विदर्भ है, महाकौशल है, ये सब इसमें शामिल थे। राजधानी तब नागपुर थी, ये हमने पीछे भी देख लिया है। इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, तो आपने पहले मुख्यमंत्री का नाम पढ़ा ही है, ये पंडित रविशंकर शुक्ला हैं, और तत्कालीन जो राज्यपाल थे वो ई राघवेंद्र राव थे। इसके बाद अब सेंट्रल प्रोविंस पर नजर डाल लेते हैं। तो 2 नवंबर 1861 को इसकी स्थापना होती है। सागौर, निरबुड्डा और नागपुर को इसमें मर्ज कर दिया जाता है यानी मिला लिया जाता है। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की बात करें तो जैसा कि आपने यहाँ पर देख ही लिया है कि 1936 में ये जो बरार वाला हिस्सा है उसको मर्ज करके इसको पूरा डेवलप किया जाता है, स्ट्रक्चर दिया जाता है, और ये 1950 तक बना रहा। बरार को हैदराबाद रियासत से लीज पर प्राप्त किया गया था। मतलब वहाँ से एक जो समझौता होता है या अनुबंध होता है कुछ वर्षों के लिए, लंबा दीर्घकालिक होता है, तो उसके आधार पर लीज पर लिया गया था। उसके बाद अगले हिस्से को देख लेते हैं। यहाँ देखिए मध्य भारत के बारे में कहा गया है। तो मध्य भारत प्रांत जो है ये पार्ट बी में शामिल था। अभी तक हमने जिसको देखा है वो पार्ट ए का हिस्सा था, जिसमें कि सीपी बरार को आप देख रहे थे। पार्ट बी को अगर देखा जाए तो मध्य भारत वाला हिस्सा इसमें शामिल था। 22 अप्रैल 1948 को, डेट ध्यान दीजिएगा, डेट से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 22 अप्रैल 1948 को 25 रियासतों के साथ यह अस्तित्व में आता है। इसकी राजधानी 6.5 माह तक ग्वालियर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो डाटा है वो थोड़ा रोचक है, कितने समय तक कहाँ रहती है वो दिया है। इसकी जो राजधानी है, यहाँ पर बात हो रही है मध्य भारत प्रांत की, जो कि पार्ट बी का हिस्सा था, तो इसकी राजधानी 6.5 माह तक ग्वालियर और 5.5 माह तक इंदौर रहती थी। यानी 2 राजधानियाँ थी और उनका जो समय बांटा गया था वो दिया हुआ है। 1946 से 48 की जो पूरी रेंज थी यानी अवधि थी, उसमें यहाँ पर निर्वाचित मंत्रिमंडल ने शासन किया और इसके जो प्रमुख थे वो लीलाधर जोशी थे। ठीक है, यहाँ निर्वाचित मंत्रिमंडल जो था वो शासन कर रहा था और इसके जो प्रमुख थे वो लीलाधर जोशी थे। 1956 में जो राज्य पुनर्गठन होता है, यानी राज्य का पहली बार जब पुनर्गठन किया जाता है, तो उस समय जो तत्कालीन के तौर पे अगर आप देखें, तखतमल जैन, यहाँ आप देख रहे हैं तखतमल जैन, ये मध्य भारत के मुख्यमंत्री थे। 1947 से लेकर 56 तक मध्य का जो बीच का समय आप देख रहे हैं, मतलब 1947 से लेकर 56 बीच का पूरा टाइम पीरियड, उसमें इसे मध्य भारत के नाम से ही संबोधित किया गया। 56 में तो फिर पुनर्गठन किया ही जाता है, तो मध्य प्रदेश अस्तित्व में आता है, लेकिन तब तक ये मध्य भारत के रूप में चलता रहा। विंध्य प्रदेश को देख लेते हैं। तो 1947 में भारत की आज़ादी जब मिलती है, तो उसके बाद बुंदेलखंड और बघेलखंड, यहाँ ध्यान से देखिएगा, बुंदेलखंड और बघेलखंड, इसकी 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश यानी जो पार्ट सी वाला यहाँ राज्य का हिस्सा है, इसका निर्माण होता है। और ये निर्माण का जो काम है ये मार्च 1948 में होता है। इसके बाद कुछ और सूचनाएं हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए। इस राज्य को, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस राज्य को रीवा तथा बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में रखा गया था।
इसमें राज प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह देव नियुक्त हुए थे। रीवा के तत्कालीन नरेश थे मार्तंड सिंह देव और उन्हें यहाँ पर राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। और कप्तान अवधेश सिंह तथा श्री कामता प्रसाद सक्सेना, इनके नेतृत्व में बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों में मंत्रिमंडल की स्थापना होती है। तो मंत्रिमंडल किस प्रकार से स्थापित होता है और उस समय लीड कौन कर रहा था, उन व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान देने। इसके बाद का जो इसमें घटनाक्रम है उसे देख लीजिएगा। देखिए, ये जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं इसी को कहा जाता है सिंहावलोकन। हम लोग पीछे देखते हुए आगे के दृश्य पर भी नजर डाल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया, इसे पूर्वावलोकन नहीं कहा जाएगा। पूर्वावलोकन इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये चीज़ पुरानी नहीं है, ये वर्तमान में भी प्रासंगिक है। जुलाई 1948 में दोनों सरकारों को संयुक्त करके, मतलब ये जो दोनों सरकारें हैं, आपने देखा ना कि 2 इकाइयां थी, तो दोनों को यहाँ मर्ज कर दिया गया और एक संयुक्त मंत्रिमंडल की स्थापना की गई और प्रधानमंत्री अवधेश प्रताप सिंह बने। अब यहाँ पर राज्य के उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन बनते हैं? अवधेश प्रताप सिंह बनते हैं। और जनवरी 1950 का जो समय था उसमें अगर देखा जाए तो विंध्य प्रदेश जो था, इसको पार्ट सी, जो राज्यों का पूरा श्रृंखला क्रम था, उसके अंदर शामिल कर लिया गया। इसके बाद राजधानी जो है तत्काल में रीवा बनती है। पूरा जब एक साथ यहाँ पे मर्ज कर लिया जाता है तो उसकी जो राजधानी है वो रीवा बनती है। और 1952 में 60 निर्वाचित प्रतिनिधियों की विधायिका बनती है और 2 अप्रैल 1952 को मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की स्थापना होती है। यहाँ एक एक डेट और एक एक व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्नों के बनने की संभावना होती है। राज्य का पुनर्गठन अपने आप में एक बड़ी चीज़ है और उसे आपको देखना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, भोपाल स्टेट के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये जो भोपाल स्टेट थी, इसकी राजधानी भोपाल थी। ठीक है, भोपाल स्टेट पूरा नाम था, तो इसमें कई सारे क्षेत्र शामिल थे, लेकिन राजधानी क्षेत्र जो था वो भोपाल था और ये पार्ट सी में शामिल था। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्ला खां ने भारत संघ में विलय से इनकार कर दिया। ऐसे बहुत सारे नवाब और रजवाड़े थे जो कि भारत संघ में विलय नहीं होना चाह रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जो प्रभुत्ता है या उनका जो संप्रभु पूरा क्षेत्र है वो अधीन हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, और वो गुलामी नहीं करना चाह रहे थे, तो इन्होंने विलय से इनकार कर दिया। लेकिन प्रजामंडल आंदोलन के दबाव से, यहाँ पर एक आंदोलन है तो प्रजामंडल आंदोलन, उसके दबाव से 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में हो गया और इस समय इसकी राजधानी, यहाँ आप नीचे देख लीजिए, इस समय इसकी राजधानी इस्लाम नगर भोपाल के पास थी। ऐसी इसकी राजधानी की स्थिति थी, तो इसे आप देख लीजिए। इसके बाद अब देखिए, इसमें पार्ट जो दिए हैं और क्रम संख्या, राजधानी, प्रांत वगैरह, उसे देख लेते हैं। तो पार्ट ए में यहाँ जो राज्य शामिल थे उसमें नागपुर राजधानी थी। और प्रांत कौन सा था? पार्ट ए के अंदर शामिल प्रांत कौन सा है? ये सेंट्रल प्रोविंस बरार है, इसे आपने पीछे भी देखा है। यहाँ के प्रमुख कौन थे? तो ये पंडित रविशंकर शुक्ला है। राजधानी क्षेत्र तत्काल में नागपुर ही था। पार्ट बी की अगर बात की जाए तो ये मध्य भारत वाले प्रांत को कवर करता है। इसमें इंदौर और ग्वालियर, आपने देखा कि 5 माह और 6 माह क्रमशः ये राजधानियां रहती हैं और इसके जो प्रमुख थे वो लीलाधर सेठ थे। इसके बाद पार्ट सी को देख लेते हैं। तो रीवा इसकी राजधानी थी, विंध्य प्रदेश वाला ये पूरा प्रांत था और पंडित शंभुनाथ शुक्ला ये इसके प्रमुख होते हैं। इसके बाद पार्ट सी में आप भोपाल को भी डालकर देख सकते हैं। तो भोपाल स्टेट ये पूरा प्रांत था और इसकी राजधानी भोपाल थी, जैसा कि आपने अभी ऊपर ही देखा है, यहाँ पर ये आपने देख लिया है पीछे। और इसके जो प्रमुख थे वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। यहाँ तक पूरा टेबल कवर करने के बाद अब राज्य का जो बाह्य पुनर्गठन होता है उसको एक बार फिर से देखते हैं। अंदर की जो संरचनाएं बदलती हैं वो तो हम लोग आगे देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर बाहरी जो संरचना में परिवर्तन आता है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें फजल अली जो आयोग है उसका नाम आता है। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के हिसाब से मध्य प्रदेश का गठन 4 भिन्न राज्यों को मिलाकर हुआ है। 4 भिन्न राज्यों को मिलाकर हुआ है और आयोग का नाम आपने देखा, फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग। सीपी बरार से बुल्ढाना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सीपी बरार यानी जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला एरिया था, वहां से बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा, कुल 8 जिले, कुल जो टोटल यहाँ पर 8 जिले हैं, ये मुंबई राज्य यानी महाराष्ट्र को दे दिए गए। ये कहाँ पर चले गए? ये महाराष्ट्र राज्य में चले गए। पहले ये सेंट्रल प्रोविंस बरार का ही अंग हुआ करते थे और जो शेष बचे हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में मिला लिए गए। मतलब बुल्ढाना, अकोला, अमरावती आदि जो हैं, जब ये महाराष्ट्र में चले जाते हैं टोटल 8, तो जो बचे हुए यहाँ पे जिले हैं वो मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। इसके बाद की जो कंडीशन है उसमें आप देखिए, भानपुर तहसील ये मध्य प्रदेश को मिलती है, भानपुरा तहसील जो है ये मध्य प्रदेश को मिलती है। और सुनेल टप को छोड़कर, ये जो सुनेल टप्पा है इसको छोड़कर शेष समूचे मध्य भारत को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। सुनेल टप्पा जो है ये राजस्थान को मिलता है। यहाँ जो पड़ोसी राज्य हैं वो भी मार लेते हैं अपना अपना, तो सुनेल टप्पा जो है राजस्थान को मिलता है। भोपाल और विंध्य क्षेत्र ये समूचा मध्य प्रदेश का हिस्सा बनता है, ये कहीं नहीं जाता। राजस्थान की जो सिरोंज तहसील है वो विदिशा जिले में शामिल कर ली गई। 1 नवंबर 1956 को नवगठित मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल बनती है और उस समय प्रदेश में कुल 43 जिले थे। जब इसका पुनर्गठन पहली बार होता है 1956 में 1 नवंबर की तारीख पर, तो उस समय जो जिलों की संख्या थी वो कितनी थी? 43 थी। राजधानी भोपाल ही थी, इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं।
इसके बाद फिर से जो बाहरी पुनर्गठन है वो दूसरी बार होता है। ये तो पहली बार था, प्रथम बार आपने देखा। अभी जो द्वितीय बार है उसे देख लीजिए। तो 1 नवंबर सन 2000 को, डेट वही सेम है लेकिन सन बदल गया है, सन 2000 की बात हो रही है। 44 साल के बाद, 1956 से लेकर सन 2000 तक 44 साल का बीच में गैप आता है। 44 साल के बाद मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है उसको छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में अलग कर लिया गया। और छत्तीसगढ़ का जो भू क्षेत्र था, यानी पूरा क्षेत्रफल था, वो यहाँ आप देख रहे हैं 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर था। मतलब इतनी जमीन राज्य से निकालकर दूसरा राज्य बना दिया गया। ये पूरा ढांचा है। इसके बाद आगे के क्रम में देखते हैं तो राज्य का आंतरिक पुनर्गठन भी होता है। और आंतरिक पुनर्गठन ये राज्यों में चलता रहता है समय समय पर। बाहरी पुनर्गठन ये दीर्घकालिक होते हैं, मतलब ये लंबे समय तक टिके रहते हैं और इतनी जल्दी उनमें फेरबदल नहीं होता है। लेकिन अंदर जिले बनाना, बिगाड़ना, संभागों का निर्माण करना या तोड़ना, ये सब राज्य सरकारें अपना करती रहती। तो यहाँ आप देख लीजिए, अब यहाँ आप देख सकते हैं आंतरिक पुनर्गठन जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। किसी भी राज्य में जब अंदर की संरचना के साथ छेड़छाड़ की जाती है या परिवर्तन किया जाता है तो उसका मूल उद्देश्य होता है प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देना। जो यहाँ का प्रशासनिक ढांचा है उसको और मजबूत बनाना, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में एक केंद्रीकृत प्रशासन करना बहुत टेढ़ा होता है, तो उसको कई टुकड़ों में बांट देना ये बुद्धिमानी है। इसीलिए यहाँ पर ऐसा किया जाता है। और 1972 में भोपाल नया जिला बना, जो कि इससे पहले सीहोर की एक तहसील था। भोपाल जो था वो 1972 से पहले सीहोर में एक तहसील की हैसियत से था, लेकिन उसे उस समय यानी 1972 का जो समय था गठित करके एक जिले के तौर पर विकसित किया गया। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें 1972 को ही ये जो समय था, इसी में दुर्ग से राजनांदगांव बन गया और कुल जिलों की संख्या हो गई 45। अभी जो जिले थे वो कितने हो गए, ये 1972 का परिदृश्य है और इस समय 45 हो गए। BR दवे पुनर्गठन समिति, यहाँ आप देख रहे हैं ये 1983 की है। इसकी अनुशंसा पर 25 मई 1998 को 8 नए जिले बने, जिसमें कि 4 वर्तमान मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। खरगोन से बड़वानी बन गया। यहाँ जिलों के नाम आप देख लीजिएगा कौन सा किससे अलग हुआ। तो खरगोन से बड़वानी, मुरैना से श्योपुर, जबलपुर से कटनी और मंडला से डिंडौरी, ये 4 जो वर्तमान में संबद्ध हैं उन्हें आप देख रहे हैं। सिंहदेव समिति, यहाँ जितनी भी राज्य के पुनर्गठन, आंतरिक पुनर्गठन हो या बाह्य हो, उससे जुड़ी हुई जितनी भी समितियां हैं उनको ध्यान दीजिएगा। तो सिंहदेव समिति, इसकी 10 जून 1998 की अनुशंसा पर, यहाँ आप देख रहे हैं 10 जून 1998 की जो इनकी समिति का गठन हुआ था, उसकी अनुशंसा पर अगर देखा जाए तो 8 नए जिले बनते हैं, जिसमें से कि 4 वर्तमान मध्य प्रदेश में है, उमरिया, हरदा और नीमच, यहाँ आप देख रहे हैं। और जुलाई 1998 तक 61 जिले थे। छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद, जब राज्य छत्तीसगढ़ सन 2000 में से अलग हो जाता है, तो उसके बाद मध्य प्रदेश में 45 जिले बचते हैं। 16 जिले जो है वो छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। 15 अगस्त सन 2003 को 3 नए जिले बना दिए जाते हैं। तो ये बनने बिगड़ने का जो क्रम चल रहा है उसे आप ध्यान से देखिएगा। और 3 नए जिले कौन से बनते हैं, तो यहाँ देख लीजिए, गुना से अशोकनगर को अलग कर लिया जाता है, खंडवा से बुरहानपुर को अलग कर लिया जाता है और शहडोल से अनूपपुर को अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से 3 नए जिले ये 15 अगस्त सन 2003 में बनते हैं, यानी छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद। इसके बाद सन 2008 में 2 नए जिले, झाबुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली का गठन हो जाता है। उसके बाद 16 अगस्त 2013, यहाँ आप देख रहे हैं 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से आगर एक अलग जिला बना दिया जाता है। और 1 अक्टूबर 2018, ये सबसे लेटेस्ट वाला है, निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर एक जिला बन जाता है। तो इस प्रकार से आपने जितने भी वर्तमान में जिले हैं, टोटल संख्या अभी तक 52 ही है, तो उन्हें आपने देखा। कुछ नया पुनर्गठन होता है तो इसे इसमें अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ तक देखने के बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है विंध्य प्रदेश में मिलाई गई जितनी भी रियासतें हैं उनकी लिस्ट, और इसी प्रकार से मध्य भारत में किन रियासतों का विलय किया जाता है उनको भी हम देखेंगे। लेकिन यह सब होगा अगले वीडियो लेक्चर में। इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।